हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MF नॉपिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब काफ़ी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातें करेंगे और म्यूचुअल फंड्स के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें भी करेंगे। हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको जानकारियाँ दूंगा। और आप कह सकते हो एक तरह का ये काउंसलिंग भी होगा और एक तरह का गाइडेंस भी होगा। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोग को थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी समझा सकूं और हम अपने फाइनेंशियल गोल्स जो रहते हैं तो हम उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कुछ अर्न करते हैं, उसमें से थोड़ा कुछ सेव करते हैं और उसमें से थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट का नाम है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, हम लोग आइए पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड एक कॉमन पूल ऑफ मनी होता है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स से लिए जाते हैं और वो उन सारे इन्वेस्टर्स का कोई एक कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है। कॉमन फाइनेंशियल गोल का क्या मतलब है? जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं या कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई क्या एक्सपेंस है आने वाले टाइम में, वो काफ़ी होने वाला है, तो उसके हिसाब से जो जो हमारे गोल्स रहते हैं उसके हिसाब से हम लोगों की ग्रुपिंग कर दी जाती है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो इसमें दो पार्ट होते हैं जो मैंने बताया। पहला, एक कॉमन पूल ऑफ मनी, उसमें आप देखोगे कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है और फिर उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CIO होते हैं, मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिस। और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिस जो होता है अपने फंड मैनेजर्स को एक ब्रॉडर और बहुत ही स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देते हैं कि इकॉनमी कैसी रहेगी, मार्केट कैसा रहेगा, पूरा ग्लोबल इकॉनमी कैसा रहेगा। उसके बेसिस पे फंड मैनेजर्स अपना अपना पोजीशन लेते हैं और CIO के इनपुट्स को फंड मैनेजर्स लोग यूज़ करते हैं। अगेन सेकेंड पार्ट है इन्वेस्टर शेयरिंग ए कॉमन फाइनेंशियल गोल। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे और आपकी तरह, और उनका एक कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है जो मैंने आपको बताया पहले। आप यहाँ पे देखोगे कि सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बेसिकली 5 तरह के म्यूचुअल फंड्स बनाए हैं, जिनका बनाई नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जो कैटेगराइजेशन किया है म्यूचुअल फंड्स का वो 5 अलग अलग तरीक़ों से किया है। तो पहला होता है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और ऑल अदर। इक्विटी में क्या होता है? हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है कि उसके अंडरलाइंग एसेट्स क्या हैं। तो इक्विटी में आपको दिखेगा अंडरलाइंग एसेट्स जो होते हैं किसी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, उसमें आप देखोगे कि जो भी स्टॉक हैं, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स रहते हैं। और वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ को सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। बेस्ड ऑन द मैंडेट ऑफ द म्यूचुअल फंड, किस तरह का और कितना अमाउंट हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना है, ये फंड मैनेजर सब डिसाइड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इक्विटी में आप देख सकते हो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया, UTI फ्लेक्सी फंड हो गया, एक्सिस मिड कैप हो गया, PGIM इंडिया फ्लेक्सी हो गया, SBI स्मॉल कैप, ये सब आप समझ सकते हो, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और किसी तरह का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल्स। सेकेंडली हमारा डेट कैटेगरी होता है। तो डेट कैटेगरी में आप देखोगे कैपिटल आपका प्रिजर्व होता है, मतलब आपकी पूंजी की मतलब कैसे आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न तो थोड़ा कम होता है, बट उसमें जो रिस्क रहता है, उसका जो वॉलेटिलिटी रहता है,
उसमें आपका जो रिस्क टॉलरेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न अगर आप इक्विटी के मुकाबले देखें तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसमें इसका वोलेटिलिटी कम रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सेफ़र हो जाता है। तो अगर आप इक्विटी से कंपेयर करें तो डेट फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी सेफ़ होते हैं। अगला है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो हो गया, एज द नेम सजेस्ट, ये आपका इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मिक्स्ड वाला एक कॉर्पस बनाया जाता है, और वो म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्ट करती है वो आपकी इक्विटी फंड्स में करेगी, वो डेट में भी करेगी, अलग अलग प्रोपोर्शंस में करेगी। जैसा कि मैंडेट है, मैंडेट के हिसाब से वो अलग अलग पॉकेट्स ऑफ इक्विटी और डेट में उन लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे एक्सिस स्ट्रैटेजिक बॉन्ड फंड हो गया, यूटीआई बॉन्ड फंड हो गया, वगैरह वगैरह। सो ये डेट का हो गया। हाइब्रिड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड हो गया, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। अगर आप देखेंगे तो इन सब में आपको जो मिक्स मिलेगा वो डेट और इक्विटी दोनों का मिलेगा। वो अलग अलग परसेंट, आप जिसको प्रोपोर्शंस बोलते हो या वेट बोल लो, उस वेट में आपको मिलेंगे ये। अगला है कैटेगरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो इसमें एक स्पेसिफिक गोल्स जो रहता है इन्वेस्टर्स का, कि जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको कुछ एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को आने वाले टाइम में आप कैसे मीट करोगे। तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के थ्रू आप उन सब अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हो। तो अगेन इसमें आप देखोगे जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं वो इक्विटी फंड्स रहते हैं, डेट फंड रहते हैं, हाइब्रिड फंड्स रहते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शंस में रहेंगे वो। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स है, यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन प्लान, फिर आपका एलआईसी म्यूचुअल फंड, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आते हैं। और लास्ट पार्ट है आपका अदर्स। सो अदर्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें ईटीएफ रहते हैं। सो दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ईटीएफ्स में क्या होता है कि इन लोग किसी एक इंडेक्स को मिमिक करते हैं, उसमें ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है कंपेयर टू इक्विटी या डेट फंड वगैरह। आप देख लें उसमें आप देखोगे फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिवली मैनेज करते हैं उन सब फंड्स को। लेकिन इन केस ऑफ ईटीएफ्स में आप देखोगे या इंडेक्स फंड्स में देखोगे तो इन लोग किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करते हैं और बिल्कुल वैसा ही पोर्टफोलियो इन लोग क्रिएट करते हैं। सो आप देखोगे इसमें जो अंडरलाइंग एसेट्स रहते हैं, तो ईटीएफ में क्या होता है कि इन लोग 95% जितना भी कॉर्पस है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50, क्वांटम मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी फंड ऑफ फंड। सो ये तो हो गया अलग अलग कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने बनाए हुए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो हम कौन सा, कैसे और क्या मतलब सोचें इसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे एज अ बिगिनर इन्वेस्टर हम लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये कन्फ्यूजन ड्यू टू डेटा एक्सेस आप बोल लो, या फिर इतना हमारे पास डेटा आ गया है, अलग अलग सोर्स हो गए हैं, हर सोर्स के भी 10 सोर्स होते हैं, और हमें हर जगह से कुछ ना कुछ नई नई बातें पता चलती रहती हैं, और हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन पे पहुंच जाते हैं, और हम लोग खुद से सेलेक्ट करने में शायद थोड़ी सी हमें परेशानी होती है। अभी क्या टॉलरेंस क्या होता है, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या है, हम लोग थोड़ा इसमें परेशान हो जाते हैं।
और हमें समझ में नहीं आता है, और हम लोग कुछ शायद गलती से ऐसे प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्रोफाइल को मैच नहीं करता है। लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा कि आप शायद उस प्लान को लेके आप काफ़ी डिसिप्लिन नहीं हो। तो बेसिकली हमें क्या देखना चाहिए और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपका प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है या सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है या कैपिटल एप्रिसिएशन इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत हेल्प मुझे जितना लगता है मैं कर सकता हूँ, अगर इस छोटे से एफर्ट की वजह से, तो आई विल रियली फील माई सेल्फ थैंकफुल। सो आप यहाँ पे देखोगे कि एज ऑफ टुडे हम एज अ बिगनर इन्वेस्टर वी आर कन्फ्यूज समवेयर, हमें कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट हमें अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पता होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम अपना एसेट एलोकेशन हम लोग अपना बना सकते हैं। सो रिस्क एपेटाइट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या होता है, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रिस्क एपेटाइट आपका एक लेवल ऑफ टॉलरेंस दिखाता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन बियर एक्स अमाउंट और y% ऑफ लॉस। अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आप इक्विटीज़ में जाओगे। अगर आप काफ़ी कम रिस्क लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप डेट ओरिएंटेड वाले फंड्स में जाओगे आप। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पता रहना चाहिए। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि हम अगर 7 से 10 साल तक के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हमारा रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितने का है, ये हमारा एसेट एलोकेशन को डिसाइड करेगा। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप देखोगे ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि वो जो भी चीज़ होता है वो उसका अंडरलाइंग एसेट होता है। तो अंडरलाइंग एसेट का जो जो फीचर्स होते हैं वही फीचर्स म्यूचुअल फंड, दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वो उसको बोरो कर लेता है। और आप इसके लिए सेबी बार बार बोलती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली आप स्टडी करें, आप उस पर रिसर्च करें, आप थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लें। सो अगर आप देखोगे कि हम जहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स लोग ओवर एक्सपेक्ट कर जाते हैं। जैसा कि हमने देखा लास्ट ईयर 2021 में जस्ट फॉर एग्जांपल लार्ज कैप रिटर्न्स अराउंड 70-80% था अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो अब आप खुद से सोचो कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसका लॉन्ग रन में जो एवरेज होगा, लेट्स से कि जो लार्ज कैप का रिटर्न है वो कुछ 18 से 20% है। तो 18 से 20% लेट्स से कि इसने पिछले 15 साल में दिया है। अगर एक साल में ये 70% कर लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर साल 70% ही करेगा। और जो बिगनर इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में ये आ जाता है कि इसने मुझे 70% का रिटर्न दिया है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम आगे बढ़ता है तो आपको पता चलता है कि ये 70% इसने तो दिया ही नहीं। जो अभी हो रहा है, अभी तो काफ़ी सारे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में कुछ कुछ माइनस में भी चल रहे हैं। अगर आप YTD रिटर्न्स देखो, ईयर टू डेट रिटर्न्स देखोगे तो इसके लिए हमें एक्सपेक्ट करना है, ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है। और एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स देखेंगे जो हमारा BSE सेंसेक्स है। इसकी हम कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा कि 2008 के आसपास ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, US से ऑरिजिनेट हुआ था और वो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट करते हुए सारे ग्लोबल मार्केट्स में उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे। तो हम उस समय से कंपेयर करें तो देखिए कि
जो सेंसेक्स है काफ़ी अच्छी गति से बड़ा हेल्दी सा ग्रोथ करते हुए आज 60,000 के आसपास पहुंच गया है ये। और तो इस समय 2020 में जो कोविड की वजह से जो मार्केट क्रैश हुआ था उसमें देखेंगे कि हमारा, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, किसी भी फंड का अगर नेट एसेट वैल्यू अगर 1,000 था और 10 यूनिट थे तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर उसके 10 रुपये हो गए। मतलब अगर आपने उस स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा तो उसके NAV 10 रुपये पर शेयर आपको मिल रहे हैं। तो अभी देखिए, हम देखते हैं आगे जाकर कि 2020 का जब कोविड का जो मार्केट क्रैश हुआ था तो उस समय कुछ समझिए आपकी वो 1,000 का वैल्यू आपका 700 का बन गया, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे 10 यूनिट्स, तो हमारा NAV पर शेयर 7 रुपये का हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि 10 रुपये का NAV जो था वो अब 7 रुपये का बन गया। अब हम आगे जाने पे क्या देखते हैं, पिछले साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था। सो लेट्स एज्यूम कि 70% का जो ग्रोथ हुआ था पिछले साल, तो हम अगर देखें कि 700 का जो NAV था वो अब 1,200 रुपये का बन गया है। तो अब वही देखोगे, मार्केट एक बार जब डाउन जाता है तो आप देखोगे कि हमारे एसेट वैल्यूज़ जो रहते हैं वो डाउन चले जाते हैं, और उसी तरह से मार्केट जब वापस ऊपर की ओर राइज़ करता है तो हमारे वही एसेट वैल्यूज़ अपवर्ड ट्रेंड दिखाते हैं। तो मेरा ये पर्पस था कि हमें मार्केट को समझना है अच्छे से, तो शायद हम कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन आप लोग किसी भी तरीके का जल्दीबाजी ना करें। आप 1 महीने के लिए भी अगर आप डेफ़र कर देते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप जल्दीबाजी में अभी का अभी अगर आप लेना चाहते हो म्यूचुअल फंड तो हो सकता है कि बिना सोचे समझे लेने में थोड़ी जानकारी के अभाव में थोड़ा सा जोखिम इसमें हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने को खुद से काफ़ी अच्छा है खुद को एडुकेट करें। आप अलग अलग चैनल से, अलग अलग सोर्सेज से आप खुद को एडुकेट करें और उसके बाद कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको मेरा थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा तो अच्छा लगा होगा, और अगर सही में अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आगे भी कवर करता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स, और अभी कुछ पॉइंट्स जो बच गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको रिस्क एपेटाइट आपको कैसे देखना है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन आप कैसे देख सकते हो, और उसके बेसिस पे हम लोग एसेट एलोकेशन क्या कर सकते हैं और क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड मैं आपसे जल्दी मिलूँगा अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।